हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा कि देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो 1870 में हुआ। कब हुआ था? 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवरानी जेठानी की कहानी किस विधा में है? आलोचना में है या कहानी में या उपन्यास या फिर आत्मकथा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एक उपन्यास विधा में है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये कहानी विधा है, लेकिन ये क्या है? एक उपन्यास विधा है। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवरानी जेठानी की कहानी के संदर्भ में सही नहीं है। देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का उपन्यास है। इसके रचयिता पंडित गौरी दत्त हैं। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने माना है, या फिर अनवस्तु इतनी सामाजिक कि तत्कालीन पूरा समाज ही ध्वनित होता है। तो यहाँ पर देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का उपन्यास है, ये तो एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ये एकदम राइट है। ठीक है, इसके रचयिता भी पंडित गौरी दत्त हैं, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है इसे, तो इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है पहला उपन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवरानी जेठानी की कहानी की अंतर वस्तु में शामिल है बाल विवाह, विवाह में फजूल खर्ची, या फिर स्त्रियों की आभूषण प्रियता, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, ये देवरानी जेठानी का जो उपन्यास है इसमें क्या क्या शामिल है? ठीक है, तो ये सभी चीजें इसमें क्या हैं? शामिल हैं। ठीक है, देवरानी जेठानी के उपन्यास में ये सारी चीजें क्या हैं? शामिल हैं। बाल विवाह भी शामिल है और विवाह में फिजूल खर्ची भी हुई है। स्त्रियों को आभूषण प्रिय थे, ये भी इसमें शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवरानी जेठानी की कहानी की अंतर वस्तु की में शामिल नहीं है बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्या, स्त्री शिक्षा, दलित समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण भी प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर क्या शामिल नहीं है? क्या बंटवारा शामिल नहीं है या वृद्धों और बहुओं की समस्या? तो यहाँ पर जो दलित समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि देवरानी जेठानी की कहानी का नायक क्या है? नायक कौन है? देवरानी जेठानी की कहानी का नायक कौन है? सर्वसुख है, या फिर सुखदेई है, या फिर दौलत राम है, या फिर पार्वती है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्कोर हो जाएगा सर्वसुख हो जाएगा। देवरानी जेठानी की कहानी की कथा वस्तु के केंद्र में कौन सा शहर है? ठीक है, क्या दिल्ली है, या मेरठ है, या वाराणसी है, या फिर लखनऊ है? ठीक है, तो यहाँ पर इस कहानी में बनियों के का वर्णन, तो मेरठ का क्या है? मेरठ के बनियों की क्या है इसमें? कथा वस्तु शामिल है। ठीक है, मेरठ के बनियों की। ठीक है, तो ये मेरठ की कथा वस्तु पर क्या है? आधारित है। मेरठ का शहर इसमें केंद्र पर है। ठीक है, स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए उस जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों पुरुष और स्त्री पढ़कर अति प्रसन्न और बहुत लाभ उठाएंगे। यह कथन किसका है? श्रद्धाराम फिलोरी का है, या फिर गौरी दत्त का, या फिर लाला श्रीनिवास? तो गौरी दत्त का है। ठीक है, ये किसका है? जाहिर सी बात है, गौरी दत्त ने लिखा तो गौरी दत्त का ही ये कथन होगा। तो ये किसका कथन है? गौरी दत्त का कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि देवरानी जेठानी की कहानी के संदर्भ में सही नहीं है। इसकी छपाई लिखी पद्धति से हुई है, या फिर इसका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना, या फिर सर्वसुख के माता पिता की मृत्यु कैंसर से हुई थी, या फिर देवरानी आनंदी और जेठानी ज्ञानी है। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ये सी वाला सही नहीं है। सर्वसुख के माता पिता की मृत्यु कैंसर से नहीं हुई थी। ठीक है, तो किससे हुई थी? तो वो
हैजे से हुई थी। किससे हुई थी? हैजे से हुई थी सर्वस्व के माता पिता की मृत्यु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है, यह कथन किस उपन्यास के संदर्भ में है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान या फिर शेखर एक जीवनी। ठीक है। तो यह अपनी भाषा में, ठीक है, ये सीबीटी में क्या हुआ था, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ये परीक्षा गुरु में ये कथन परीक्षा गुरु का है। किसका है? ये परीक्षा गुरु का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। ये परीक्षा गुरु अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है ना, अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक ये परीक्षा गुरु का है। ठीक है। लाला श्रीनिवास दास के संदर्भ में सही नहीं है। उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है इन्हें, नाटककार के रूप में जाना जाता है, संपादक के रूप में जाना जाता है या फिर स्नेही मंडल के सदस्य के रूप में जाना जाता है? क्या इसमें सही नहीं है? तो इन्हें स्नेही मंडल के सदस्य के रूप में नहीं जाना जाता, इन्हें भारतेंदु मंडल के सदस्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है। किसको? लाला श्रीनिवास को। ठीक है। बाकी ये उपन्यासकार भी हैं, नाटककार भी हैं और संपादक भी हैं। ठीक है। लेकिन ये स्नेही मंडल के सदस्य नहीं हैं, ये भारतेंदु मंडल के क्या हैं? सदस्य हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ था? 1880 में, 1881 में, 1882 में या फिर 1883 में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1882 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने वाले धर्म से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा, और यदि से अंत तक मेल। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकनीक की नवीनता की दृष्टि से निश्चय ही हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। प्रथम अंग्रेजी तो परीक्षा गुरु है। कौन सा है? परीक्षा गुरु है ये प्रथम मौलिक उपन्यास। परीक्षा गुरु के संदर्भ में सही नहीं है। इस उपन्यास में काशी के एक कल्पित राइस लाला मदन मोहन का स्वाभाविक चित्र उतारा गया है, या फिर उसका जीवन झूठे खुशमादियों के बीच भोग विलास में व्यतीत होता है, या फिर उनके मित्र लाला ब्रज किशोर वकील हैं, या फिर इसकी रचना संस्कृत अथवा अरबी फारसी कठिन शब्दों में बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों के साधारण बोलचाल में हुई है? क्या इसका सही कथन नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही कथन नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। इस उपन्यास में काशी का जिक्र नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीवन में अनेक कठिनाइयों को झेलने के बाद किसके प्रयत्न से लाला मदन मोहन सही रास्ते पर आते हैं? ब्रज किशोर, शंभू दयाल या फिर चुन्नीलाल या फिर ब्रज बैजनाथ? ठीक है। तो किसने इनको सही रास्ता बताया था? तो ब्रज किशोर ने। किसने बताया था? ब्रज किशोर ने इन्हें सही रास्ता बताया था। बाकी के ये मित्र तो हैं तीनों, लेकिन ये सब अच्छी रास्ता इन्हें नहीं बताते थे। जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठ जाती है, और इस वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं। किसका कथन है? श्रद्धा राम फिलोरी का, या फिर गौरी दत्त का, या फिर लाला श्रीनिवास का, या फिर प्रेमचंद का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा को गुरु मानते हैं, ये किसका कथन है? तो ये लाला श्रीनिवास का कथन है। परीक्षा गुरु किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, जासूसी, उपदेश प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपदेश प्रधान। ये क्या है? परीक्षा गुरु उपन्यास है, उपदेश प्रधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु को कितने प्रकरणों में बांटा गया है?
40, 41, 42, 43, तो ये 41 प्रकरणों में क्या किया गया है, बांटा गया है। परीक्षा गुरु के मुख्य नायक मदन मोहन के कुमित्रों में शामिल नहीं है ब्रजकिशोर, शंभू दयाल, चुन्नीलाल या फिर बैजनाथ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजकिशोर जो हैं इन्हें अच्छा रास्ता बताते थे, लेकिन बाकी के शंभू दयाल, चुन्नीलाल, बैजनाथ ये तो बहुत ही उल्टी सीधी बातें इन्हें बताते थे। ठीक है, सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियां और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात से एक मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वही दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है। इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम नहीं होता। ये किसका कथन है? मुंशी चुन्नीलाल का है। किसका है ये? मुंशी चुन्नीलाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे जान तो मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पड़ने से दुख होता है, उसमें हर्ज पड़ने से दुख होता है। ये शंभू दयाल का कथन है। आगे रचित उपन्यासों की संख्या कितनी है? आगे रचित उपन्यासों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है? आगे ने कुल कितने उपन्यास लिखे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इन्होंने 4 उपन्यास लिखे है ना। शेखर एक जीवनी इनका ही उपन्यास है। ठीक है, किसका? नदी के द्वीप। तो ये सब क्या है? इनके उपन्यास हैं। आगे रचित शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ था? 1941, 1942, 1943, 1944। ठीक है, तो 1941 में हुआ था शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन। आगे ने शेखर एक जीवनी के पहला भाग का नाम दिया प्रवेश, उत्थान, पतन या फिर उत्कर्ष ना। इनके 4 भाग हैं शेखर एक जीवनी के। ठीक है, कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं टोटल, और इनके चारों भागों के क्या हैं? अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले भाग का नाम पूछा जा रहा है कि इन्होंने पहले भाग का नाम क्या दिया? तो उत्थान नाम दिया था। शेखर एक जीवनी के संदर्भ में सही नहीं है। प्रथम खंड धर्म और ईश्वर से जुड़ा है, या फिर द्वितीय खंड बीज और अंकुर से जुड़ा है, या फिर तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष से जुड़ा है, या फिर चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति से जुड़ा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रथम खंड यहाँ धर्म की जगह पर यहाँ धर्म और ईश्वर से नहीं जुड़ा है। ठीक है, ये धर्म और ईश्वर से नहीं जुड़ा है, पुष्प और ईश्वर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? पुष्पा और ईश्वर से जुड़ा है। पुष्प और ईश्वर से ये जुड़ा है। ठीक है, प्रथम खंड। बाकी के सब सही हैं। ठीक है, बाकी ये द्वितीय खंड बीज और अंकुर से जुड़ा है। तृतीय खंड। शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत किस शब्द से होती है? ठीक है, क्या प्रेम से होती है, या तर्क से, या फांसी से, या विद्रोह से? ठीक है, इसमें जो शेखर था उसको फांसी दी गई थी ना, तो उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत किस शब्द से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फांसी शब्द से होती है। किससे होती है? फांसी शब्द से होती है शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत, क्योंकि शेखर को क्या की गई थी? जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए इसकी शुरुआत फांसी शब्द से ही क्या होती है? की जाती है। शेखर एक जीवनी की शुरुआत ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास का पात्र नहीं है। क्या सरस्वती नहीं है, या शारदा नहीं है, या शशि नहीं है, या फिर मालती नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? शेखर एक जीवनी उपन्यास तो मालती इस उपन्यास की पात्र नहीं है, बाकी सरस्वती, शारदा, शशि इस शेखर एक जीवनी उपन्यास की पात्र हैं। विद्याभूषण मणिका और मोहसन रामजी, बाबा मदन सिंह और शांति कुमार, रामेश्वर, सदाशिव आदि किस उपन्यास के पात्र हैं? ठीक है, इतने सारे उपन्यास हैं और इनके किस उपन्यास? तो शेखर एक जीवनी के ये पात्र हैं।
किस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर पुकारा गया है? किस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर पुकारा गया है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु गोदान, तो शेखर एक जीवनी को पुच्छल तारा के नाम से भी पुकारा गया है। शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है जिस पर प्रभाव है किसका है? फ्रायड का, युंग का, एडलर का या फिर सभी का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर शेखर एक जीवनी जो है इसमें मनोविश्लेषणात्मक प्रभाव इन सभी लोगों का है, फ्रायड का भी है, युंग का भी है और एडलर का भी है। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया है, किसका कथन है? गौरी दत्त का, अज्ञे का? तो ये अज्ञे का कथन है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि शेखर एक जीवनी के संदर्भ में सही नहीं है। इस उपन्यास का कथनांक शेखर है, इसकी कथा आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। उपन्यास में शेखर को फांसी की सजा हो चुकी है और वह अपनी विगत जीवन को देखने तथा उसके मूल्यांकन का प्रयास करता है। शेखर को फांसी में मछली की आंखों का सम्मोहक दिखाई देता है। यही क्या है? गलत है। ये मछली की फांसी के टाइम पे उन्हें सांप की आंखों में दिखाई देता था, ना कि मछली की आंखों में। जब शेखर को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक है, शेखर को जब फांसी दी गई थी तो उसे मछली की आंखों का सम्मोहन नहीं दिखाई दे रहा था, सांप की आंखों का सम्मोहन दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ठीक है, तो शेखर एक जीवनी ये उपन्यास एक बार जा करके मेरे चैनल पे देखना, मैं उसमें डाली हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। शेखर एक जीवनी के शेखर कुल कितने भाई बहन थे? शेखर एक जीवनी में जो शेखर पात्र था उसके कुल कितने भाई बहन थे? 2 थे या फिर 4 थे या फिर 6 थे या फिर 8 थे? ठीक है, तो ये शेखर एक जीवनी पूरा उपन्यास आप लोग पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, और उसमें पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार पढ़ने से सब क्लियर हो जाएगा। तो ये 6 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 6 भाई बहन थे। अगर हम लोग एक दिन में एक उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन क्या होते हैं, हमारे एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये शेखर कुल कितने भाई बहन थे? तो 6 भाई बहन थे। ठीक है, कितने थे? तो 6 भाई बहन थे। शेखर एक जीवनी के शेखर ना, शेखर ये पात्र थे, इनके भी क्या थे? 6 भाई बहन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेखर निसंदेश एक व्यक्ति का निजी दस्तावेज है, यद्यपि यह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। यह कथन किसका है? शेखर निसंदेश एक व्यक्ति का निजी दस्तावेज है, ये ज्यादातर इतनी ही लाइन पूछी जाती है। ठीक है, जितनी मैं हाईलाइट करी हूँ। ठीक है, तो जितनी हाईलाइट लाइन दिख रही है इतनी ही ज्यादा पूछी जाती है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है ये कथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते हैं, जन्मजात होते हैं, ये कथन किसका है? तो ये 2020 में भी पूछा गया है। ठीक है, 2022-21 वाला जो पेपर हुआ था नेट में। ठीक है, सरस्वती अज्ञे। ठीक है, किसका कथन है? तो ये अज्ञे का कथन है कि क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते हैं, वो जन्मजात होते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सरस्वती संस्कारी थी, शारदा चंचल स्वभाव वाली स्पष्टवादिता थी, या फिर शांति जीवन में निराशा, शांति के जीवन में निराशा थी, या फिर शशि क्या थी? विद्रोही थी। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, शशि विद्रोही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि शशि और शेखर के संदर्भ में सही नहीं है। शशि और शेखर की पहली मुलाकात तब होती है जब शशि करीब 3 वर्ष की थी और शेखर 4 वर्ष का। पुनः दोनों की मुलाकात करीब 10 वर्षों के बाद होती है। शशि के पिता की मृत्यु जाने के बाद उसे सांत्वना देने के लिए शेखर आता है और इसी मुलाकात में दोनों में प्रेम हो जाता है। ये सही नहीं है, नीचे वाला शशि शेखर से घृणा करती है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। शेखर
शशि शेखर से प्रेम करती थी। जेल में शेखर की मुलाकात किस क्रांतिकारी बाबा से होती है? तो क्या मदन सिंह से होती है, या बदन सिंह से, या चमन सिंह से, या फिर लखन सिंह से? तो ये लखन सिंह से होती है। साहित्य शेखर अपनी जिन गुणों की वजह से समकालीन हिंदी साहित्य पर छा गया और उत्तरोत्तर अपना प्रभाव गहरा करता गया, उसमें उपन्यास का नया रचना संगठन एक मुख्य तत्व है। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, रामकमल राय का, या फिर नामवर सिंह का? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का क्या है, कथन है। प्रकृति ने शेखर और शशि को भाई बहन मानकर नहीं, प्रेमी प्रेमिका मानकर ही भेजा है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, कमल राय का, या फिर नामवर सिंह का, या फिर गोपाल राय का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल राय का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम वह शान रही हो जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता रहा, जिस पर मजमज कर मैं कुछ बन ना रहा हूँ। किसका कथन है? तो ये शेखर का कथन है। मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृतिका का नहीं, मतलब मिट्टी का नहीं। किसका कथन है? शेखर का, सरस्वती का, शारदा का, या फिर शशि का? तो ये शेखर का कथन है। नेक्स्ट है कि दुख की छाया एक तरह की तपस्या ही है, उससे आत्मा श्रद्धा होती है। किसका कथन है? शेखर का, सरस्वती का, या फिर शशि का कथन है। ये किसका कथन है? तो ये शशि का कथन है। ठीक है, त्रिलोचन ने भी ये माना है। शेखर एक जीवनी के शेखर के व्यक्तित्व के संदर्भ में सही नहीं है। क्रांतिकारी, विद्रोही, स्त्री समर्पण, या फिर धोखेबाज? तो धोखेबाज ये नहीं थे, बाकी इनके सारे कथन क्या हैं, ये सही हैं। शेखर एक जीवनी के संदर्भ में सही नहीं है। यह विश्लेषण पर आधारित है, यह फ्लैग बैंक शैली में लिखित है, यह इस पर रोला पर प्रभाव है, यह समाजवादी उपन्यास? ये समाजवादी उपन्यास नहीं है, यही इसका सही नहीं है। ठीक है, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, ये समाजवादी उपन्यास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह सृष्टा हो सकता है। यह कथन किसका है? ये अज्ञे का कथन है। किसका है ये? तो ये अज्ञे का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौ फटने तक सारा चित्र बदल गया, अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह और झर गई थी। किसका कथन है? ये अज्ञे का कथन है। नेक्स्ट है कि मैं मानता हूँ कि फलसफा भी अन्यथा दृष्टि है और अपनी धारणा दृष्टि के लिए फलसफे को हिंदी नाम की धारणा लेता हूँ। ये कथन भी अज्ञे का है। भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर हो रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही ये किसका कथन है? यह अंतर होता है। ये कथन किसका है? तो ये भी अज्ञे का कथन है। किसका कथन है? तो ये भी अज्ञे का कथन है। भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ गया है 50 के बाद फिर से। तो ये पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पत्रकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, और निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने उपन्यासों की रचना की? 2, 3, 4 या फिर 5? तो ये 4 उपन्यासों की रचना की। इन्होंने 4 उपन्यासों की रचना की। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, चारचंद्र लेखा 1963 में, पुनर्नवा 1973 में, अनाम दास का पौधा 1975 नहीं 1976 में। यही क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, 1976 में हुई थी इसकी रचना अनाम दास के पोथा की। ठीक है, अनाम दास का पोथा 1976। प्रेम का उदात्तीकरण और हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में मिलता है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, या फिर पुनर्नवा, या फिर अनाम दास का पोथा? तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा में क्या होता है? मिलता है। निपुणिका और भट्टिनी
जैसे पात्रों का उल्लेख किस उपन्यास में हुआ है? गोदान में, मैला आंचल, राग दरबारी या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा में? तो बाण भट्ट की आत्मकथा में हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने किस उपन्यास में नारी जीवन को गरिमा प्रदान करके आधुनिक जीवन दृष्टि का ही परिचय दिया है? बाण भट्ट की आत्मकथा में। किसमें दिया है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा में दिया है। ठीक है, किसमें दिया है? बाण भट्ट की आत्मकथा में दिया है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में निम्नलिखित में से कौन काल्पनिक पात्र नहीं है? महामाया और सुचरिता या फिर अंघोर, भैरव या फिर राजश्री? यहाँ पर कौन काल्पनिक पात्र नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन काल्पनिक पात्र नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राजश्री जो है ये काल्पनिक नहीं है, ये वैयक्तिक पात्र है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के उपसंहार में उपन्यासकार ने किसकी आत्मकथा स्वीकार की है? एनी बेसेंट की? तो ये कैथरीन दीदी की क्या की है? स्वीकार की है। ठीक है, इसमें बाण भट्ट की आत्मकथा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका है? निपुणिका, महामाया, सुचरिता या फिर राजश्री? हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका पूछ रहा है। ठीक है, तो ये निपुणिका है। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? बाण भट्ट में दक्ष है या फिर भटियानी, चंद्रधित्य है या फिर नियाउनी, निपुणिका या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बैजनाथ? ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, बैजनाथ नहीं है तो बैद्यनाथ होगा। क्या होगा यहाँ पर? बैद्यनाथ होगा। बैजनाथ की जगह पर बैद्यनाथ होगा। ठीक है, बाण भट्ट का नाम बंड कैसे पड़ा? बंड ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, उसकी मूर्खता से, उसके घूमने की प्रवृत्ति से, उसकी चालाकी से, इनमें से कोई नहीं। तो उसके घूमने की प्रवृत्ति के कारण। ठीक है, मैं नारी सौंदर्य को संसार की सबसे अधिक प्रभावोपदिनी शक्ति मानता रहा हूँ। नारी सौंदर्य पूज्य है, वह देव प्रतिमा है। यह कथन किसका है? ये किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। यह कथन किसका है? तो ये बाण भट्ट का है। ये किसका है? तो बाण भट्ट का है। तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो। ये कथन किसका है? भटियानी का, निपुणिका का, महामाया का? तो ये किसका है? भटियानी का कथन है। ये किसका कथन है? तो ये भटियानी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैं अपने को हाड़ मास की गठरी से अधिक समझने लगी, तुमने मुझे मुक्ति दी है। भट्ट के ये किसका कथन है? भट्ट के बारे में ये किसका कथन है? तो ये निपुणिका का कथन है। ठीक है, किसका कथन है? ये निपुणिका का कथन है। नेक्स्ट है कि प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्षा और ऐश्वर्या ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। किसका कथन है? ठीक है, ऐश्वर्या ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। तो ये निपुणिका का कथन है। भट्ट तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? भट्ट तुम मेरे गुरु हो, तो ये निपुणिका का है। भट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है? ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो नामवर सिंह का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है, अपने बंध, चित्रण, वर्णन, शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत ऊष्मा में रोमांटिक है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो नामवर सिंह का। मैला आंचल के संदर्भ में असत्य कथन है। इसमें पुरिया जिले के मेरीगंज गांव को केंद्र बनाया गया है। यह गांव तैराहट स्टेशन से 7 कोस पूर्व स्थित है। गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है या फिर मैला आंचल, ये गांव के पश्चिम में कमला नदी की धारा नहीं बहती है। ठीक है, पूरब में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरीगंज नाम पर पड़ा है।
मार्टिन साहब की मैम मेरी के नाम पर, या फिर डेविन साहब की मैम मेरी के नाम पर, या फिर तो मार्टिन साहब की मैम मेरी के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी की मृत्यु किस रोग की वजह से हुई। मेरी की मृत्यु किस रोग की वजह से हुई? हैजा, मलेरिया, कैंसर या फिर एनीमिया। तो ये मलेरिया की वजह से मेरी की मृत्यु हुई थी। मेरीगंज गांव में मुख्यतः 3 दल हैं जिसमें शामिल नहीं है राजपूत, कश्यप, कैसथ, यादव या फिर भूमिहर। कौन शामिल नहीं? तो भूमिहर नहीं शामिल है, बाकी के ये तीनों दल शामिल हैं। ठीक है। मेरीगंज गांव में मुख्यतः 3 दल हैं, निम्नलिखित में से सही संबंध है। राजपूतों के मुखिया राम कृपाल सिंह, कश्यपों के विश्वनाथ प्रसाद, यादव के राम खिलावन यादव। तो उपरोक्त इसमें सभी सही हैं। ठीक है, इसमें ये तीनों दल क्या हैं? शामिल थे। ठीक है, ये तीनों ही क्या हैं? तीनों कथन सही हैं। ठीक है, तीनों दल इसमें शामिल थे। राजपूतों के मुखिया राम कृपाल सिंह थे। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि मेरीगंज गांव में यूको में पढ़ने वालों की संख्या कुल कितनी है? मेरीगंज गांव में 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का। तो 15 है। कितनी संख्या है? 15। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ता बलदेव, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद या फिर सोशलिस्ट पार्टी कालीचरण या फिर अम्बेडकरवादी बावन दास। क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पर अम्बेडकरवादी बावन दास शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है और गुलाब भी है, कीचड़ है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह कथन किस उपन्यास की भूमिका से लिया गया? तो मैला आंचल से लिया गया है। मेरीगंज बिहार के किस जिले का गांव है? दरभंगा, पटना, पूर्णिया या फिर छपरा। तो ये कहाँ का है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, पूर्णिया। ठीक है, मैला आंचल के डॉक्टर प्रशांत उपन्यास में उल्लिखित किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है? पटना विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, जवाहर विश्वविद्यालय। तो इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से क्या किया था? पढ़ाई किया था। मैला आंचल के किस पात्र को तहसीलदार का रोटिया गवाह कहा गया है? सुमित दास को या फिर कालीचरण को या फिर बलदेव को या फिर तो सुमित दास को कहा गया है। किसको कहा गया? सुमित दास को। मैला आंचल का सर्वाधिक आक्रामक पात्र कौन सा था? प्रशांत, बालदेव या फिर बावन दास या फिर लक्ष्मी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो CBSE में पूछा गया था बालदेव, तो बालदेव। ठीक है, मैला आंचल में वर्णित कौन सी घटना प्रतीकात्मक है? वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी का रीना। तो यहाँ पर बावन दास की हत्या होना, ये क्या है? प्रतीकात्मक है। बावन दास की हत्या होना प्रतीकात्मक। बावन दास ने 2 आजाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को बस 2 डेंगों में ही नाप लिया। मैला आंचल के उपरोक्त कथन में किसकी अभिव्यक्ति नहीं है? विडंबना की या फिर व्यंग्य की या फिर क्षोभ की। तो ये विनोद की अभिव्यक्ति नहीं है। रेणु ने मैला आंचल की भूमिका में मेरीगंज को क्या माना है? पिछड़े गांवों की प्रतीक या फिर राजनीति का अखाड़ा या फिर जातिगत विश्ववेद का। तो यहाँ पर पिछड़े गांवों का प्रतीक माना है किसको? मेरीगंज को। ठीक है, मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? कमला को, स्नेहीमयी को या फिर मंगला को या फिर ममता को। तो इन्होंने ममता को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? प्रशांत, भगवान भगत या फिर कालीचरण या फिर बलदेव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भगवान भगत। भगवान भगत, ये भी CBSE में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भगवान भगत जो रहता है हमेशा सुपारी चबाता रहता है। मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत किस विषय पर शोध करना चाहते हैं? हैजा पर, मलेरिया पर, कैंसर पर या फिर एनीमिया पर। किस विषय पर वो शोध करना चाहते हैं? तो मलेरिया पर वो शोध करना
चाहते हैं। महिला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत और कमली एक दूसरे से प्रेम करते हैं। कमली किस रोग की वजह से बेहोश हो जाया करती है? मिर्गी तो ये हिस्टीरिया की वजह से बेहोश हो जाती थी। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं, किसका कथन है? बावनदास का, कालीचरण का, डॉक्टर प्रशांत का या फिर कमली का? तो ये डॉक्टर प्रशांत का है। दिन वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है, ये कथन किसका है? बावनदास का, कालीचरण का, डॉक्टर प्रशांत का या फिर कमली का? तो यहाँ पर ये डॉक्टर प्रशांत का कथन है। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे। मैं साधना करूंगा ग्रामवासियों भारत के। तो ये किसका कथन है? तो ये प्रशांत का कथन है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें उम्मीद जमींदार हैं, श्रेष्ठ लोग हैं और प्रसंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूर को भी करते हैं। तो ये किसका कथन है? तो ये इसका है। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए हैं वो अच्छा, अपना कौन कौन देखे, बिना कुआं के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं है, ये कथन तो ये बालदेव का कथन है। ये किसका कथन है? बालदेव का। कि भाइयों, प्यारे भाइयों कहते हैं, कोई रिसर्च कोई असफल नहीं होता। डॉक्टर, तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना है। मिट्टी और मनुष्य से मुहब्बता छोटी बात नहीं है। यह कथन किसका है? विश्वनाथ का, बालदेव का या फिर ममता का या फिर कली? तो ये ममता का कथन है। महिला आंचल में नई चीज है लोक संस्कृति का वर्णन। लोक गीतों, लोक नृत्यों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक आंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का। तो ये रामविलास शर्मा का है। राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे एक गांव की जिंदगी से है, जो पिछड़े 20 सालों की प्रगति और विकास के नारी के वजूद निहित स्वार्थी और उनके अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घसीट रही है। यह किसका है? राग दरबारी के संदर्भ में असत्य कथन है। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। राग दरबारी उपन्यास रिपोर्टाज शैली में रचित है। इसकी कथा वस्तु मोहनलालगंज नहीं, यही गलत है, ठीक है। ये शिवपालगंज की कथा वस्तु पर क्या है? वर्णित है, शिवपालगंज की। तो यही इसके बारे में गलत कथन है, ठीक है। शिवपालगंज की एरिया कथा वस्तु पर शिवपालगंज गांव के उस पे क्या है? आधारित है क्या? राग दरबारी उपन्यास, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह उपन्यास हिंदी उपन्यासों की ऐतिहासिक उपलब्धि कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का ये प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम हुआ है। यह कथन उपन्यास के संदर्भ में किसने कहा? तो ये राग दरबारी के संदर्भ में कहा गया। शिवपालगंज उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रांत है? बुंदेलखंड का, अवध क्षेत्र का या फिर पूर्वांचल का या फिर बघेलखंड का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अवध का क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आज के हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वैद्य जी किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? वैद्य जी किस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? महिला आंचल, ठीक है। राग दरबारी के वैद्य जी क्या हैं? प्रमुख पात्र है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन कमेंट जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।